नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। संविधान राज्य व्यवस्था की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, किन किन परिस्थितियों में एवं किन किन महापुरुषों एवं राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट की भागीदारी इस संविधान के निर्माण में थी एवं कब से इस संविधान के निर्माण की ज़रूरत महसूस हुई, ये हम इन सभी तथ्यों पर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक, जिसके तहत हमको अभी पढ़ना है संविधान सभा की मांग कैसे हुई। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान का निर्माण करना है, संविधान का निर्माण करना है, एक दो दिन का काम तो होगा नहीं। ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर एक सभा की ज़रूरत होगी। इस संविधान के निर्माण के लिए एक सभा की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो संविधान के निर्माण के मांग को लेके या आवश्यकता को देखकर एक संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, संविधान सभा की मांग की गई, क्यों? संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस संविधान सभा की मांग कब से की गई एवं किन किन व्यक्तियों द्वारा की गई, इस पे हम पहले बात करते हैं। देखिएगा, संविधान सभा की मांग दो तरीके से की गई थी, एक अप्रत्यक्ष रूप से और एक प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष मांग कैसे की गई, आप इस चीज पे जोर दीजिएगा। देखिएगा, अप्रत्यक्ष मांग किसे कहेंगे? कि अप्रत्यक्ष मांग संविधान सभा क्या उसे कहेंगे जिसमें आप सीधे संविधान सभा की मांग नहीं कर रहे हैं, आप किसी अन्य विचार द्वारा संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग, पहले तीन नाम याद करिए, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू एवं महात्मा गांधी। इनके द्वारा संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग रखी गई। किन शब्दों का प्रयोग करके? किस शब्द का प्रयोग करके? वो है स्वराज। स्वराज शब्द के प्रयोग से या स्वराज की मांग को लेकर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों द्वारा, इन महापुरुषों द्वारा संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग रखी गई। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है कि स्वराज की मांग की है और संविधान सभा की मांग अप्रत्यक्ष रूप से मानी गई? देखिए, स्वराज मतलब खुद का राज। भारत देश में खुद का राज होना चाहिए। किन व्यक्तियों द्वारा मांग की गई? इन महापुरुषों द्वारा मांग की गई। ठीक है, अब जब स्वशासन होगा, खुद का राज होगा, खुद का शासन होगा, तो खुद के संविधान की भी आवश्यकता होगी और खुद के संविधान की रचना करने के लिए एक संविधान सभा की जरूरत होगी। तो इस तरीके से स्वराज की मांग करते हुए इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से किसकी मांग कर डाली? संविधान सभा की मांग कर डाली। ठीक है, किन तीन महापुरुषों का नाम आपको याद रखना है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू एवं महात्मा गांधी। इन तीनों महापुरुषों द्वारा समय समय पर स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक से संबंधी एक कथन भी आपको याद होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इससे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है ना, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इन महापुरुषों द्वारा संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग रखी गई। ठीक है, शब्द याद रखिएगा, क्या? स्वराज। ठीक है, अच्छा, दादा भाई नेहरू जी, इनके संबंध में एक बात याद रखिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन। परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ग्रैंड ओल्ड मैन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? दादा भाई नेहरू जी। एक तथ्य नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गई अप्रत्यक्ष मांग की बात, संविधान सभा के अप्रत्यक्ष मांग की बात। संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग कि भैया हमें संविधान सभा ही चाहिए, ये कब से शुरुआत हुई? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा रखा गया था। कब? 1934 में। ठीक है, संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय द्वारा। कौन है ये वामपंथी विचारधारा के प्रखर नेता थे। वामपंथी विचारधारा के प्रखर नेता थे उस समय 1934 में। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किनके मन में आया? तो आंसर क्या आएगा? एम.एन. रॉय। कब? सन 1934 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरी बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग कब रखी गई? दूसरी बार कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई 1935 में। और कांग्रेस की इस मांग को हम प्रथम आधिकारिक मांग भी कहते हैं। संविधान सभा की प्रथम आधिकारिक मांग, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हुए देखते हैं तीसरे व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा की मांग रखी, और वो है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सन याद रखिएगा 1938 में। 1938 में, ठीक है, संविधान सभा की मांग इन्होंने रखी प्रत्यक्ष रूप से। 3 नाम याद रखिएगा, एमएन रॉय, दूसरी बार आधिकारिक रूप से, ठीक है, जिसे हम प्रथम आधिकारिक डिमांड भी कह सकते हैं, वो थी किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1935 में। और जो तीसरी बार प्रत्यक्ष रूप से मांग रखी गई वो किसके द्वारा रखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? सन 1938 में। ठीक है, किससे डिमांड कर रहे हैं सभी भाई? ये जो सभी हैं डिमांड कर रहे हैं ऑब्वियसली ब्रिटिश रूलर से, ठीक है, ब्रिटिश शासन से मांग कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कब स्वीकृत होगी संविधान सभा की मांग जो है। आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं हम। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में मांग रखी, इनकी जो मांग है स्वीकृत हो गई। जवाहरलाल नेहरू की जो मांग है वो स्वीकृत हो गई। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, कि इनका जो माध्यम था, इनकी जो रिकमेंडेशन थी संविधान सभा को लेके, वो किन किन आधारों पे थी? 2 आधारों पे याद रखिएगा, या प्रथम जो आधार है वो याद रखिएगा। सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। मतलब क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो आधार था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का संविधान सभा को लेकर, वो यह था। दूसरा जो आधार था संविधान सभा की मांग को लेकर, वो था संविधान सभा संप्रभु होना चाहिए। संविधान सभा क्या होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु मतलब खुद के प्रभु। समझ में आ रही है बात? अगर मैं शब्दों को तोड़ूं, संप्रभु मतलब स्वयं के प्रभु, मतलब खुद के मालिक। मतलब अगर संविधान सभा का निर्माण होगा तो कोई विदेशी हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए। क्लियर है? तो ये 2 आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग रखी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो जवाहरलाल नेहरू की जो ये मांग थी संविधान सभा को लेके, वो स्वीकृत हो गई। ब्रिटिश रूलर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ब्रिटिश शासन द्वारा ये जो मांग है वो स्वीकृत कर लिया गया। और स्वीकृत करने के बाद इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मांग स्वीकार कर ली गई और ये जो प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग की गई, स्वीकृत हो गया, प्रस्ताव को नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव 1940। आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 स्वीकृत हो गया। अब उसके लिए कोई कैबिनेट या कोई कमेटी भेजनी पड़ेगी। कहाँ से? ब्रिटेन से, भारत में। ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो क्या हुआ? सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण को लेकर सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया कब? 1942 में। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण को लेकर सर्वप्रथम ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। तो क्रिप्स मिशन 1942, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये मिशन को क्रिप्स मिशन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, चलिए, तो इनका रिकमेंडेशन क्या था? क्रिप्स मिशन का रिकमेंडेशन क्या था? इनका रिकमेंडेशन था कि भैया एक संविधान सभा होगा। भारत देश है, अखंड भारत देश था उस समय, पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था भारत से। ठीक है, तो एक देश अखंड भारत, उसके लिए सिर्फ क्या होना चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए। पूरे देश के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए।
ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में होगा कि उसके पहले, मतलब ये कौन सा समय चल रहा है, 1942 से पहले ही पाकिस्तान, एक अलग पाकिस्तान देश की मांग हो चुकी थी, ठीक है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये जो रिकमेंडेशन था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा ये रिकमेंडेशन स्वीकार नहीं किया गया क्रिप्स मिशन का, ठीक है। चलिए, अगला जो रिकमेंडेशन था क्रिप्स मिशन का वो क्या था कि भैया हम आपको संविधान सभा का निर्माण करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम आपको संविधान सभा का निर्माण करके दे देने वाले हैं। ये कौन सा समय चल रहा है? ये चल रहा है 1942 का। ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था? 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939, और इस समय वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन ने बोला कि भाई एक बार द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने दो, जिसके बाद हम आपको संविधान निर्माण करके, संविधान सभा का निर्माण करके दे देंगे, ठीक है। तो इससे किसे परेशानी हुई? इस रिकमेंडेशन से किसे परेशानी हुई? दो नाम याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया इसका, और महात्मा गांधी ने भी विरोध किया, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या बोल के विरोध किया इसका कि भैया ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ये ऐसा चेक है जिसका जो भुगतान है वो बाद की डेट में किया जाएगा। तो यह बोल के इसे नकार दिया गया, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या बोल के इसे नकार दिया गया कि भाई ये दिवालिया बैंक का चेक है, मतलब ऐसा बैंक प्रस्ताव रख रहा है जो दिवालिया हो चुका है। और इस दिवालिया शब्द से अभिप्राय किससे था? नेहरू जी का इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो भाई क्रिप्स मिशन हो गया फेल। इस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बीच में डेट आया है, ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1942 का टाइम चल रहा है। एक डेट, महत्वपूर्ण डेट जो है वो याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 वह दिनांक है, वह डेट है, वह दिन है जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। संविधान सभा को लेके, स्वराज को लेके मांग जो है काफ़ी तेज उठने लगी थी, ठीक है। इसी बीच 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 को इसके जितने भी लीडर्स थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। तो इसी वजह से इस आंदोलन को स्व अभिप्रेरित आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, या लीडरलेस मूवमेंट, ठीक है। नेतृत्व विहीन आंदोलन के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। क्लियर है? ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्रिप्स मिशन हो गया फेल, 1942 का क्रिप्स मिशन हो गया फेल। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मिशन आएगा इंग्लैंड से वो आएगा कैबिनेट मिशन। कब आएगा? 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होने वाले आगे जाके। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जो आया उसमें 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो भारत में आया 1946 में, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। अन्य 2 सदस्य कौन थे? एक खुद स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे एवी अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्य याद रखिएगा नाम। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे खुद स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे एवी अलेक्जेंडर। चलिए कौन कौन से महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इस मिशन ने दिया है वो हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिएगा, इनकी भी रिकमेंडेशन थी कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए, हम आपको बना के देंगे, लेकिन एक ही संविधान सभा। पार्टीशन की अभी भी कोई बात नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। आधिकारिक रूप से पार्टीशन की अभी कोई भी बात नहीं हुई है। जो भी पार्टीशन की बात कर रहा था वो कौन कर रहा था? अभी मुस्लिम लीग। तो एक संविधान सभा,
दूसरी रिकमेंडेशन थी कि सदस्य कितने होंगे इसमें, 389 सदस्य, 389 सदस्य होंगे इसमें। क्लियर है, 389 सदस्य होंगे। अच्छा, इस 389 सदस्यों का बंटवारा या सीटों को बंटवारा दो भागों में कर सकते हैं। एक, 296 सीट एवं 93 सीट। 296 सीट ब्रिटिश इंडिया के कोटे से और 93 सीट देशी रियासतों की सीटें थी। ठीक है, चलिए तीसरा जो रिकमेंडेशन था वो क्या था कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन होगा, कि एक निश्चित जनसंख्या के हिसाब से पर सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, चौथा रिकमेंडेशन क्या था, सांप्रदायिक एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब कोई एक विशेष संप्रदाय का जो व्यक्ति है वो अपने उसी संप्रदाय के व्यक्ति को, उम्मीदवार को वोट देगा, मत देगा। अप्रत्यक्ष मतलब संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होगा, इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्लियर है, चलिए अगला जो आखिरी रिकमेंडेशन था वो क्या था कि जो निर्वाचन होगा वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कब, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय। ठीक है, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब। चलिए ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के इन रिकमेंडेशन को आपको याद रखना है। क्लियर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सारे पॉइंट, सारे तथ्य। चलिए तो भाई ये सारे रिकमेंडेशन जो है ये कैबिनेट मिशन द्वारा दिया गया। फिर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन द्वारा। भारत में संविधान सभा का जो गठन है वो किसके रिकमेंडेशन पे किया गया, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे किया गया। कब, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और इसी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, ये डेट याद रखिएगा, 2 जून 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ। कब, 2 जून 1946 को। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, सारे तथ्य को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया कि संविधान का सभा का निर्माण की जो मांग है वो कैसे एक्सेप्ट हुई, और इस कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन से संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा बन गया। अब उसकी कार्यप्रणाली होगी, उसमें कौन कौन सी समितियां होंगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं जिसे हमें याद रखना है, उन सब पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। चलिए ठीक है, हम कहाँ तक जाने वाले हैं भाई, संविधान सभा का निर्माण हो गया, पूरा संविधान बना के छोड़ेंगे आज। ठीक है ना, पूरा संविधान बना के छोड़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, कब, 26 जनवरी 1950 तक आने वाले हैं। अभी क्या चल रहा है टाइम, अभी टाइम चल रहा है नवंबर 1946। ठीक है ना, चलिए अब हम देखने, संविधान सभा का निर्माण हो गया, गठन हो गया। अब इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कार्य हुए, संविधान कैसे बना। ठीक है ना, चलिए तो अगला जो हेडिंग होगा हमारा, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा की कार्यप्रणाली। कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं जिसमें एक विशेष कार्य हुए हैं वो हमको याद रखना है। क्लियर है, चलिए देखिएगा, पहला डेट आपको याद रखना है। देखिए सारे डेट मैं पहले से लिख रखा हूं, सारे एक सीक्वेंस में हैं, आपको याद रखना है। सारे जो डेट है, सारे जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। ठीक है, चलिए पहला डेट आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, देखिए नवंबर 1946 में गठन, और पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, प्रथम बैठक, जिसमें कितने सदस्य शामिल हुए, 211 सदस्य शामिल हुए। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए हमारे देश में क्या परंपरा है कि कोई भी सेशन, ठीक है, किसी भी संसद का या सभा का जो सेशन होता है, कार्रवाई होती है, उसका जो प्रथम दिन रहता है जिसमें हम अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, उसकी परंपरा ये है कि जो उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उसे उस सभा का अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। क्लियर है, और ये जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है फ्रांस से। ठीक
ठीक है, तो कौन से प्रावधान कौन से देश से लिए गए हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक और चीज फ्रांस से आप ऐड कर लीजिएगा, क्या कि प्रथम बैठक के दिन में, किसी भी सभा के प्रथम बैठक के दिन में जो अस्थायी सदस्य चुने जाएंगे वो कौन होंगे, उस सभा में मौजूद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, वरिष्ठ व्यक्ति, ठीक है। तो उस समय सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन थे उस सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेशन है कहां से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये जो प्रावधान है कहां से लिया गया है, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति चुनने का, फ्रांस से, ठीक है। चलिए 9 दिसंबर हो गया, अगला डेट याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन या स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया, और वो थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने वाले हैं, ठीक है ना। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। उपाध्यक्ष भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर HC मुखर्जी एवं VT कृष्णामचारी उपाध्यक्ष। 2 उपाध्यक्ष है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है। डेट याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को। अगले डेट में आते हैं हम, अगला डेट जो आएगा 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, काफी महत्वपूर्ण डेट है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है। क्या 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। ये क्या थी, यह भारतीय संविधान के ढांचा या रूपरेखा का एक दर्शन था, भारतीय संविधान के ढांचे या रूपरेखा का एक दर्शन था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना है कब, 13 दिसंबर 1946, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को निर्विरोध स्वीकृत कर लिया गया। 22 जनवरी 1946 को निर्विरोध स्वीकृत कर लिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। तो ये 2 डेट एक साथ याद रखना है, 23 दिसंबर 22 जनवरी, 13 दिसंबर 22 जनवरी, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। आगे बढ़े, अगला डेट याद रखिएगा 3 जून 1947। ऐतिहासिक तौर पे बोलना चाहिए सबसे, भारत के लिए सबसे काला दिन, या इतिहास के तौर पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन, ये हम बोल सकते हैं किसे, 3 जून 1947। क्या हुआ, आधिकारिक तौर पे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात रख दी गई। अभी तक इसके पहले जो बंटवारे की बात कर रहा था, कौन कर रहा था, मुस्लिम लीग, लेकिन ये वह डेट है, वह दिनांक है जब आधिकारिक तौर पे भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात रख दी गई। और उस बंटवारे को हम किस नाम से जानते हैं, उस प्रस्ताव को या उस योजना को हम किस नाम से जानते हैं, माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन, भारत पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा, किस नाम से जानते हैं हम, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे, ठीक है। चलिए 3 जून 1947। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण डेट, दिन जिसे हमें याद रखना था। उसके बाद ध्यान रखिएगा कुल 11 बैठकें हुई, संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, और संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसे याद रखना चाहिए आप सभी को, क्या 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। चलिए कुल 11 बैठकें, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय, और पूर्णतः फाइनली 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हो गया, ठीक है, जिसमें 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हो गया एवं 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। कुल सदस्य 299 थे,
लेकिन उपस्थित कितने थे उस दिन? 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हो गया। इसी दिन लागू क्यों नहीं हुआ? हम गणतंत्र दिवस किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। मतलब 2 महीने बाद भारत का जो संविधान है वो पूर्णतः लागू होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ इस दिन निर्माण हुआ है पूर्णतः। रीजन क्या है हम बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हो गया। इस दिनांक को हिंदी में भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में इस दिनांक को क्या बोलेंगे? मेती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। ठीक है, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे कि इस दिनांक को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, तो उस प्रस्तावना में यह भी मेंशन किया गया है हिंदी में। ठीक है, कि उस दिन तिथि कौन सी थी? मेती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है आपसे और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी अगला जो दिनांक आएगा, आगे बढ़ते जा रहे हैं। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई, हम ये ध्यान रखते हैं। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हुई उस दिन? पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। दूसरा, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन अपनाया गया, एवं भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसे भी अपनाया गया। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखना है 24 जनवरी 1950 के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत। ठीक है, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत का अपना एक इतिहास है जिसे मैं बताऊंगा आगे। अगला जो दिनांक, फाइनल जो दिनांक है, गणतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्णतः लागू। देखिए, 26 नवंबर 1949 को कुछ जो प्रावधान है संविधान के वो स्वतः ही लागू हो गए। ठीक है, लेकिन बचे हुए जो जितने भी प्रावधान थे संविधान के वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किए गए। अब यही दिनांक क्यों चुना गया? 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया लागू करने के लिए? तो ध्यान रखिएगा, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले एक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को, जिसे हम कहते हैं पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम भाई 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने वाले हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण दिन था। इसी वजह से 26 नवंबर को लागू ना करके कब किया गया? इस महत्वपूर्ण दिन में जो था 26 जनवरी 1950। क्लियर है इसके पीछे हिस्ट्री आपकी? ठीक है, चलिए, तो 26 जनवरी ये जो दिन था इसमें एक चीज और अडॉप्ट किया गया, वो था राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे हम कहते हैं अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा कालक्रम भारतीय संविधान के निर्माण में एवं महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं इससे संबंधी कि इस संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां थी। ठीक है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, कुल समिति कितनी थी? कुल समिति याद रखिएगा, कुल 33 समितियां थी। कुल 33 समितियां थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। पहली जो समिति थी याद रखिएगा, संघीय या संघ संविधान समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
दूसरी थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति, मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति, ठीक है, जिसके अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है। और एक चीज ध्यान देने में योग्य बात यह है कि ये जो समिति थी, मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति, यह सबसे बड़ी समिति थी, यह सबसे बड़ी समिति थी, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और समिति याद रखिएगा, वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दो के पेयर में आपको याद रखना है। दो समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार पटेल। दो समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और समिति, महत्वपूर्ण समिति याद रखिएगा, प्रारूप समिति, संविधान प्रारूप समिति, और ये सभी को पता होगा, आप सभी को प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जिसे हम आधुनिक मनु भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आधुनिक मनु किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में पूछेगा तो किसे याद रखना है? आधुनिक मनु किसे याद रखना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समिति जिसे आपको याद रखना है, उसके अध्यक्ष कौन थे आपको याद रखना है। सबसे बड़ी समिति आपको याद रखना है कौन सी? मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति। सबसे छोटी समिति भी पूछ सकता है तो वो भी याद रख लीजिए। चलिए, सबसे छोटी समिति का नाम याद रखिएगा, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। तो सबसे बड़ी समिति, सबसे छोटी समिति और सभी के अध्यक्ष मैंने बता दिया, कुछ कुछ महत्वपूर्ण समितियों। ठीक है। एक दो बातें आप और ध्यान में रख लीजिए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे कब अपनाया गया आधिकारिक तौर पे? डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगा आधिकारिक रूप से अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। ठीक है। एवं जो राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा, राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रिगोरियन पद्धति के आधार पर, उसे कब अपनाया गया? डेट वही है, ध्यान रखिएगा, 22 तारीख, 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज, 22 मार्च राष्ट्रीय कैलेंडर। लेकिन सन क्या होगा इसका, राष्ट्रीय कैलेंडर का? 1957। ठीक। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 एवं राष्ट्रीय कैलेंडर जो है 22 मार्च 1957। ठीक है। तो इतने सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य आज की जो क्लास में मैंने बताए हैं उसे आप अच्छे से नोट करिएगा और उसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।